हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स में लीगल चैनल में। आज हम बात करेंगे वो सारे पॉइंट्स जिसकी वजह से कोई भी केस रिजेक्ट हो सकता है। और जहां मैं केस की बात कर रही हूँ वहां पे मैं बोल रही हूँ प्लेंट की बात कर रही हूँ। प्लेंट क्या होता है? जो हम केस कोर्ट में फाइल करते हैं उसे कोर्ट की भाषा में प्लेंट कहा जाता है। तो ऐसे कौन कौन से रीजंस होते हैं, ऐसे कौन कौन से ग्राउंड्स होते हैं हमारे सिविल प्रोसीजर कोर्ट के तरफ से जहाँ पे आपने फाइल किया और आपका केस रिजेक्ट हो जाता है। मतलब क्या-क्या चीज़ आपको कोर्ट के रूल्स के हिसाब से उसमें होना ज़रूरी होता है। अगर नहीं होता है तो फिर कोर्ट कोई कारण मिल जाता है और वो केस को आपकी जो प्लेंट है उसको रिजेक्ट कर सकता है। इसी सिलसिले में जो सुप्रीम कोर्ट के जो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स हैं, हर एक पॉइंट्स पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ना कुछ अपना एक जजमेंट दिया है जिसको कोर्ट बहुत बाकायदा मानता भी है। उसके बारे में भी हम इस पे डिस्कशन करेंगे। क्यों जानना ज़रूरी है हमें ये? हमें ये जानना ज़रूरी इसलिए क्योंकि आजकल की जो हमारी जनसंख्या है वो पढ़ी लिखी है और हमें पता होता है कि हमें नॉलेज होता है चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से। तो अगर हमारा कोई केस फाइलिंग हो रहा है और हम जब हमारे पास एक कॉपी आती है अपने जो केस की फाइलिंग की, तो ये अपना कर्तव्य भी होता है कि हम जानें कि उसको सही तरीके से बनाया गया है, नहीं बनाया गया है, कि कुछ छूट तो नहीं गया है। और जागरूक रहना अपने लिए बहुत ही अच्छा होता है और एक जानकारी के लिए भी ये जानना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए आज हम जानते हैं सिविल प्रोसीजर कोड के तहत में कौन-कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसके तहत में आपका प्लेंट या आपका केस रिजेक्ट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट ग्राउंड होता है वो है कॉज ऑफ एक्शन का। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है हमारी सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 11 ए के तहत। इसमें बहुत क्लियरली बोला गया है ऑर्डर 7 रूल 11 ए के तहत। मैं पढ़ देती हूँ। जो ऑर्डर 11 जो होता है सीपीसी का वो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के लिए ही बना है वो। इसमें जो ऑर्डर 7 रूल 11 ए जो बोल रहा है वो बोल रहा है द प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस सब क्लॉज ए वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज ए कॉज ऑफ एक्शन। जहां पे आपने केस तो बना दिया है लेकिन आप बता नहीं रहे हो कि उसमें कॉज ऑफ एक्शन क्या है। कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? देखिए, कॉज ऑफ एक्शन का ऐसा कोई डेफिनेशन कहीं पे भी सीपीसी में बहुत क्लियरली मेंशन नहीं हुआ है, लेकिन वर्ड्स अपने आप में ही बहुत क्लियरिटी इसमें दे देती है कि किस कारण से आप केस फाइल कर रहे हो, क्या हुआ जिसके वजह से आप केस फाइल कर रहे हो। और देखिए, सुनने में ही लगता है कि आप कारण तो बताओ कि आप क्यों फाइल कर रहे हो, क्या हुआ जिसकी वजह से आप केस फाइल करो। ये बहुत ही सिंपल से कॉमन सेंस की बात होती है। तो इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं। देयर देयर एग्जिस्टेड अ ड्यूटी टू एडहेयर टू, मतलब सामने वाला कुछ ड्यूटी था जो उसने नहीं किया। द अकरेंस ऑफ अ ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी, और सामने वाले ने अपनी उस ड्यूटी को ब्रीच किया या उसको नहीं माना, उसको उल्लंघन किया। तो कॉज ऑफ सच ए ब्रीच, किस कारण से उसने उल्लंघन किया। द डैमेजेस इनकर्ड बाय द प्लेंटिफ, और आपको उस वजह उससे क्या डैमेज हुआ, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देती हूँ, एक दे देती हूँ कि आपने किसी से जमीन खरीदा, सेल एग्रीमेंट लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक ड्यूटी हो गई किसकी, जिस जो आपको बिक्री कर रहा है कि वो आपका रजिस्ट्रेशन करे, वो उसका ड्यूटी हो गया, ठीक है। उसने वो रजिस्ट्रेशन टाइम से नहीं किया, यहाँ पे उसने ब्रीच किया, उल्लंघन कर दिया। कैसे उसने उल्लंघन किया? उसने रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आया नहीं, गया ही नहीं। इससे क्या हुआ? आपने जो उसको एडवांस दिया था उसका डैमेज आपको हो गया। तो ये आपका कॉज ऑफ एक्शन हुआ। ये बहुत क्लियरली एक अलग से पैराग्राफ में प्लेन पे मेंशन करना पड़ता है। आप तो बोले कि मैडम मैंने तो पूरे केस में तो यही लिखा है। देखिए, पूरे केस में आप लिख देते हो लेकिन लास्ट में एक आता है एक पैराग्राफ कॉज ऑफ एक्शन का स्पेसिफिकली, वो लिखना बहुत जरूरी होता है। जो वकीलों को पता होता है वो करते भी हैं, लेकिन अपना भी काम होता है। कभी कभी बहुतायत जगह पे देखा जाता है कि कभी-कभी ये छूट जाता है और ये एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है केस का रिजेक्ट होने का। और इस पे कोर्ट कोई भी ये नहीं लेता है, मतलब ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं-नहीं हम इसको अभी ठीक करा के ला देंगे। नहीं, कोर्ट इस चीज़ को मानता ही नहीं है, ठीक है? तो ये एक आपका कॉज़ ऑफ एक्शन है। इससे मैंने एक उदाहरण भी दे दिया है। ये उदाहरण वैसे लिमिटेशन पीरियड को लेकर हो जाता है कि लिमिटेशन पीरियड से बाहर था। आपने केस तो पूरा बना दिया, कॉज़ ऑफ एक्शन डाल दिया। कॉज़ ऑफ एक्शन से पता चल रहा है कि ये केस तो आप फाइल ही नहीं कर सकते थे, 3 साल से ऊपर हो गई है। तो यही कारण की वजह से मुझे ज़रूरत होती है कॉज़ ऑफ एक्शन लिखने का, कि पूरे डेट्स वगैरह के साथ में। अब हम जानते हैं कि इस कॉज़ ऑफ एक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है द हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ चर्च ऑफ क्राइस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट वर्सेस एमएस
पन्नीअम्मन एजुकेशन ट्रस्ट 2012, ये 2012 का ही जजमेंट है, मेड द ऑब्जर्वेशन दैट द कॉज ऑफ एक्शन इज एसेंशियल फॉर द प्लेंटिफ टू प्रूव इन ऑर्डर टू सक्सीड इन द सूट। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोला है कि कॉज ऑफ एक्शन बहुत जरूरी होता है लिखना, तभी जिसने केस फाइल किया वो अपने केस में सक्सीड हो सकता है, मतलब अपना केस तभी वो जीत सकता है। Thus, a plaint that does not reveal, disclose the cause of action has no scope of succeeding and thus must be dismissed. तो अगर आप अपना कारण ही नहीं लिख रहे हो कि आपने केस क्यों फाइल किया, आपने जीतने का जो रीजन होता है वही नहीं लिख रहे हो कि आपका केस क्यों आपको क्यों जिताया जाए, आपको जो मांग रहे हो क्यों आपको मिले, जब वो कारण ही नहीं लिखे तो फिर उस केस को आगे चलाने का फायदा ही क्या है, उसको डिसमिस कर देना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है कॉज ऑफ एक्शन को लेकर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरे रीजन पे। देखिए शुरुआत में ही मैं बोल देना चाहूंगी कि ये वाला जो रीजन है ये उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है। कारण इसका मैं पहले से बता देती हूँ कि इसमें कोर्ट आपको टाइम दे देता है। देखिए जैसे कॉज ऑफ एक्शन मैंने बोला था, कॉज ऑफ एक्शन में कोर्ट आपको टाइम भी नहीं देगा रेक्टिफाई करने का या कुछ करने का, वो सीधा सीधा डिस्मिस करेगा। लेकिन ये वाला जो ग्राउंड है इसमें कोर्ट आपको टाइम देता है। फॉर एग्जाम्पल 1 महीने का टाइम दिया, अगर आपने इस 1 महीने के टाइम में इस ग्राउंड को रेक्टिफाई नहीं किया तब तो पक्का डिसमिस होगा। तो एक थोड़ा इसमें एक चांस का रहता है। तो है क्या ये चीज? The relief claimed in the plaint is undervalued under Order 7 Rule 11B। अंडरवैल्यूड जैसे नाम ही बता दिया गया है कि आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू था 10 लाख, आपने कोर्ट में बता रहे हो आप 1 लाख, है ना। प्लेन पढ़ते समय जैसा आपको समझ में आएगा कि भैया ये तो बहुत ही अंडर वैल्यू करके बताया है, या जो दूसरी पार्टी है उसने ऑब्जेक्शन डाला है कि इसने अंडर वैल्यूड बता दिया है, तो ये आपका एक ग्राउंड बन जाता है और वो एप्लीकेशन डाल देगा दूसरा पार्टी की रिजेक्ट करो इसके केस को, तो इसने अंडर वैल्यू किया है। तब आपको कोर्ट एक मौका दे सकता है अगर आप मांगते हो कोर्ट से कि नहीं हम सही जो कोर्ट फी है वो करेंगे, जो अमेंडमेंट जो करना है वो हम करेंगे। कोर्ट आपको दे देता है 1 महीने का वक्त। अगर आपने 1 महीने के वक्त के अंदर वो सारी गलतियां जो की, अंडर वैल्यूएशन का जो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह आपको देना था, अगर आप नहीं पूरा करते हो तो अब आपका जो प्लेंट है वो रिजेक्ट हो जाता है। चलिए आते हैं तीसरे इस पर। इफ द सूट इज बार्ड बाय एनी स्टैच्यू, ऑर्डर 7 रूल 11D। ये बहुत क्लियर है कि अगर कोई भी केस, मतलब बहुत सारे कानून है हमारे, सीपीसी तो एक प्रोसीजर है राइट, सिविल का, लेकिन बहुत सारे कानून है जिसके तहत में आपको केस सिर्फ वहीं पे फाइल करना था, लेकिन आपने फाइल कर दिया दूसरे कानून के तहत, बार्ड है कि आप नहीं फाइल कर सकते हो, तभी वो रिजेक्ट हो जाता है। एक बार पढ़ लेती हूँ। एज पर ऑर्डर 7 रूल 11D ऑफ द कोर्ट, a plaint shall be rejected if the suit is barred by limitation. If a suit is barred by the law of limitation, the plaint of such a suit can be amended at the hearing. It is the duty of the court to see whether there is a non-disclosure of the cause of action and whether the plaint is barred by any law. Wherever it can be shown by the plaintiff that the suit was filed within the time period of limitation, the provision of this order will not be attracted. The computation of period of limitation is a mixed question of law and facts. लेकिन लॉ ऑफ लिमिटेशन तो सबको पता है कि हर एक केस का फाइल करने का एक समय सीमा फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल कोई केस को मुझे 3 साल के अंदर फाइल करना था, मैं 3 साल के अंदर की नहीं 5 साल के बाद जाके मैं कोर्ट में जा रही हूँ, है ना। तो वो जो लिमिटेशन लॉ है उसके हिसाब से बार्ड हो गया है, मतलब उसके हिसाब से मैं नहीं फाइल कर सकती हूँ। मुझे फिर एक एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, कोर्ट को बताना पड़ेगा, है ना, कि लेकिन मैंने वो एप्लीकेशन वगैरह तो डाला नहीं, सीधा मैं उठा के चल दी, मैंने फाइल कर दिया। और जब कोर्ट ने पढ़ा कॉज ऑफ एक्शन को, तो कोर्ट को लगा ये केस तो उसको फाइल करना था 2011 में और ये फाइल कर रहा है 2023 में, ये तो पूरा लिमिटेशन एक्ट का एकदम बार्ड बाय बार्ड हो गया लिमिटेशन एक्ट में, तो आपका केस रिजेक्ट हो सकता है। साथ ही साथ मैं इसमें ही बोल दूंगी, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है मैंने, इफ ए सूट इज brought against the government without giving the requisite notice which is to be given 2 months prior to the same under section 80 of CPC, the plaint for such a suit shall be rejected. Section 80 of the code requires a notice to be served to the government or the public officer before institution of the suit. देखिए जैसे कोई गवर्नमेंट के केस कुछ केस करते हैं तो सीपीसी की एक धारा होती है 80 सीपीसी की, इसका हमें एक पहला नोटिस गवर्नमेंट को देना ही पड़ता है, बिना दिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो अगर मैंने नोटिस नहीं दिया और मैं उठा के चलती कोर्ट और मैंने केस फाइल कर दिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो भी क्योंकि बार्ड हो जाता है कानून के तहत में, मैं ऐसा नहीं फाइल कर सकती हूँ, तब भी मेरा केस रिजेक्ट हो सकता है। तो ये भी थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट ग्राउंड होता है केस रिजेक्शन करने का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही रीसेंट जजमेंट दिया है, 2022 का ही है ये। द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ एमएस फ्रॉस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड वर्सेस मिलन डेवलपर एंड बिल्डर्स लिमिटेड एंड अदर्स asserted that the remedy of injuncting the defendant from initiating criminal proceedings against the plaintiff under section 130 of Provisional Instrument Act 1881 can be dismissed, rejected on the ground that such relief is barred by the law stated under section 41 of Specific Relief Act 1963। देखिए इसमें दो कानून, एक क्रिमिनल और एक सिविल कानून के बीच की लड़ाई की बात भी आ जाती है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो होता है 1963, इसका सेक्शन 41 के तहत में
आप अगर सिविल रेमेडी पे आ गए हो तो आप क्रिमिनल रेमेडी नहीं ले सकते हो, ये इसमें कहा गया है। तो अगर ये अधिकतर पैसों का जो चेक बाउंस होता है उस पे आ जाता है। तो मैंने जाके फाइल कर दिया चेक बाउंस का भी केस और मैं आ गई सिविल का भी, तो नहीं हो सकता भैया, कोई एक केस ही चलेगा, क्योंकि आपको इसमें कॉम्पनसेशन मिल रहा है ना। आप अगर क्रिमिनल कर रहे हो तो भी आपको डबल द अमाउंट मिल रहा है जो भी चेक बाउंस पे है, सिविल कर रहे हो तो उसमें भी आपको इंटरेस्ट अमाउंट में, तो डबल बेनिफिट तो कहीं पे कोर्ट अलाउ नहीं करता, इसीलिए इसके तहत में या तो आप सिविल कर लो या तो आप क्रिमिनल कर लो, आप दोनों नहीं कर सकते हो, है ना, बाढ़ हो जाता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में बोला है। अब हम आते हैं चौथे पॉइंट पर, इफ द प्लेन इज नॉट फाइल इन डुप्लीकेट, ऑर्डर 7 रूल 11 ई। ये भी उतना, मैं शुरू में ही बता देती हूँ कि ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इन द सेंस कि मतलब इसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है अगर जब समय सीमा के अंदर में। ये होता है कि जब भी हम केस फाइल करते हैं तो उसका एक डुप्लीकेट कॉपी भी हमें कोर्ट में देना पड़ता है, एक फोटो कॉपी देना पड़ता है, उसमें भी साइन होना जरूरी होता है। ये एक प्रोसीजर मतलब डेफिशिएंसी हो जाती है, छूट जाता है कभी कभी फाइलिंग वगैरह में, क्लर्क से भी मिस्टेक हो जाता है इसमें कि उसने नहीं लगाया है। तो इसमें तो कोर्ट आपको टाइम दे देता है कि ठीक है अब नेक्स्ट डेट तक डुप्लीकेट फाइल कर दो, पर बात यहाँ पे भी वही आ जाती है कि आपको फाइल कर देना चाहिए अगर कोर्ट ने आपको टाइम दिया। नहीं किया है तो फिर भैया वो ग्राउंड बन जाता है आपका रिजेक्ट होने का। अब हम बात करें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स का जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं प्लेन को रिजेक्ट करने के बारे में। ये एक पर्टिकुलर ग्राउंड को लेकर नहीं है, ये बहुत सारी चीजों को लेकर बोला गया है। तो पहला केस है के रोजा वर्सेस यूएस रायू by the Honorable Supreme Court that an application for rejection of plaint can be filed at any stage. The court needs to dispose of such an application before the trial starts. देखिए, कोई भी प्लेन रिजेक्ट रिजेक्ट करने का एप्लीकेशन तो डिफेंडेंट जो दूसरी अपोजिट पार्टी है वो ही फाइल करेगी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो एप्लीकेशन है कोर्ट जो दूसरी पार्टी है कभी भी फाइल कर सकती है एविडेंस स्टार्ट होने से पहले। ट्रायल का मतलब होता है एविडेंस, एविडेंस स्टार्ट होने से पहले वो कभी भी फाइल कर सकती है और केस को रिजेक्ट करा सकती है। दूसरा आ जाते हैं सोपन सुखदेव सबेल was assistant charity commissioner, a suit which had been filed at an earlier stage of recording evidence. Another application was filed for delaying the proceeding of the suit. Such application is deemed to be rejected. Under Order 7 Rule 11A of the Code of Civil Procedure, only the pleadings of the plaintiff are looked into. Neither the written statement nor the averments can be considered for inquiry under the said order. Kuldeep Singh पठानिया वर्सेस विक्रम सिंह जारिया, इन दोनों ही केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो रिजेक्शन, जो प्लेन का जो रिजेक्शन है इसमें आप क्या देखोगे, सिर्फ आप प्लेन को ही देखोगे। जो ट्रायल कोर्ट का काम होगा कि वो सिर्फ प्लेन को देखे, वो रिटर्न स्टेटमेंट को नहीं देगा, डिफेंडेंट ने जो फाइल किया उसको आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्लेन देखना है। अगर प्लेन पे डेफिशिएंसी है मतलब कमी है ऑर्डर 7 रूल 11 के हिसाब से, अगर कमियां आ जाती है, कोई भी 4 या 5 कारण जो दिए गए हैं ए से ई तक, अगर उनमें से कोई कमियां आ जाती है, रेक्टिफिकेशन का भी प्रोसेस हुआ है नहीं होता है, तब आप उसको रिजेक्ट करोगे, पर ये सब करते वक्त आपको रिटर्न स्टेटमेंट देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो ये रहा आज का वीडियो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के लिए। मुझे लग रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि बहुत बार एक बहुत छोटी सी गलती हो जाती है, इतना खर्चा करके केस फाइल कर रहे हो और फिर ये एक छोटी सी गलती की वजह से केस रिजेक्ट हो जाता है, फिर दोबारा करो उस सब में परेशानी रहती है। तो इसीलिए मैंने आज का वीडियो बनाया। होप यू लाइक इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।